23 जून 2018 हफ्ते का दिन है। थाईलैंड की मकामी फुटबॉल क्लब वाइल्ड रोवर्स के 12 खिलाड़ी जिनकी उम्रें 11 से 16 साल के दरमियान है, अपने हेड कोच और असिस्टेंट कोच के साथ मकामी फुटबॉल ग्राउंड में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद हेड कोच जूनियर टीम को ट्रेनिंग देने एक दूसरे ग्राउंड में चले जाते हैं। हेड कोच अपने सामान के साथ अपने फ़ोन को भी एक तरफ रखकर सीनियर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने लगते हैं। कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद जब कोच ने अपने सामान को उठाया और अपने सेल फ़ोन की जानिब देखा तो उसमें कई मिस कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हुए थे, और ये तमाम मिस कॉल्स और मैसेजेस उन तमाम जूनियर खिलाड़ियों के पेरेंट्स की जानिब से की गई थी जिनको कुछ देर पहले हेड कोच ट्रेनिंग दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तमाम खिलाड़ियों के पेरेंट्स एक साथ हेड कोच को कॉल करते हैं? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सोच बाय ताबिश के सब्सक्राइब बटन को हिट करें। दोस्तों, हेड कोच को मौसूल होने वाले मिस कॉल्स और मैसेजेस उन्हें काफ़ी परेशान कर देते हैं। वो असिस्टेंट कोच समेत तमाम खिलाड़ियों के नंबरों पर राब्ता करने की कोशिश करते हैं, सिवाय एक खिलाड़ी के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। 13 साला टीम मेंबर सेंग पॉल कॉल रिसीव करते हैं और हेड कोच को बताते हैं कि उसके बाकी दोस्त एक टीम मेंबर की बर्थडे को सेलिब्रेट करने अपने बाइसिकल्स पर असिस्टेंट कोच के साथ थेम लॉन्ग केव्स की जानिब गए हैं। हेड कोच परेशान हो जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं और थेम लॉन्ग केव की जानिब बढ़ने लगते हैं। इस वक्त अंधेरा छा जाने लगा था और 23 जून को थाईलैंड में मॉनसून की बारिशों के आगाज़ का दिन था। इसी दिन 30 मिलीमीटर बारिश थाईलैंड में रिकॉर्ड की जा चुकी थी। हेड कोच थेम लॉन्ग केव पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही एक खतरनाक मंजर देखते हैं। हेड कोच को बच्चों के बाइसाइकिल्स तो नजर आते हैं, लेकिन कहीं पर कोई टीम मेंबर उन्हें नजर नहीं आता। हेड कोच ने देखा कि मुसलसल बारिश की वजह से थेम लॉन्ग केव का एंट्रेंस सैलाबी पानी की वजह से खतरनाक हद तक भर चुका था और मुसलसल फ्लड वाटर थेम लॉन्ग के एंट्रेंस की जानिब बढ़ रहा था। हेड कोच तमाम बच्चों के नाम ले लेकर ऊंची आवाज में आवाजें लगाने लगते हैं, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हेड कोच बहुत परेशान हो जाते हैं। इब्तदाई तौर पर उन्होंने ये इतला मुकामी पुलिस और कुछ मुकामी वॉलंटियर्स को दी। मुकामी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है। बच्चों से जुड़ी कुछ चीज़ें जैसे कि उनके बैग्स, उनके जूते और उनके कुछ सामान तो पुलिस को मिल जाती है, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं लगता है। अब कोच को यकीन हो जाता है कि बच्चे इस खतरनाक थेम लॉन्ग केव के अंदर फंस गए हैं। थेम लॉन्ग केव थाईलैंड का चौथा बड़ा केव सिस्टम है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10 माइल्स से ज़्यादा बताई जाती है। 2.5 माइल्स के बाद ये केव मज़ीद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको टी जंक्शन भी कहा जाता है। और टी जंक्शन के बाद थेम लॉन्ग केव की कई शाखें और तकसीम हो जाती हैं। यूं ये दुनिया के खतरनाक तरीन केव सिस्टम्स में से एक है। एक तरफ बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है, दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। इसी दौरान ये खबर मीडिया पर आ जाती है और थाईलैंड समेत पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल जाती। दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर नशर हो जाती है और उस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लगती है। अगर आप इस रेस्क्यू के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर मशहूर सीरीज मौजूद है जिसका नाम थाई केव रेस्क्यू है, आप उसे देख भी सकते हैं। इब्तदाई तौर पर ख़राब मौसम और मुसलसल बारिश की वजह से रेस्क्यू कामों में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। बिलाखिर लोकल अथॉरिटीज़ की जानिब से नेवी स्पेशल एलीट सील्स को इमरजेंसी कॉल दी जाती है कि वो इस रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लें। इसी दौरान ब्रिटिश सिविलियन थाई अथॉरिटीज़ से रब्ता करता है, जिनका नाम वर्नन अंसवर्थ है। वर्नन अंसवर्थ एक तजुर्बाकार केवर है। वो कई सालों तक केव्स की मैपिंग करने का काम करते आए हैं। वर्नन अंसवर्थ के पास थेम लॉन्ग केव का भी काफ़ी तजर्बा और वो इन रूट्स के बारे में काफ़ी मालूमात भी रखते हैं। थेम लॉन्ग केव दुनिया के खतरनाक तरीन केव सिस्टम्स में से एक है, जिसके अंदर कई मीटर गहरी खाइयाँ मौजूद हैं और ये तमाम खाइयाँ मुसलसल बारिश की वजह से पानी से भर चुकी थी। ये खदशा बढ़ रहा था कि केव के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से तमाम बच्चों की मौत भी हो सकती है। थाईलैंड समेत पूरी दुनिया में तशवीश बढ़ती जा रही थी। वर्नन अंसवर्थ थाई अथॉरिटीज़ को ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से कनेक्ट करते हैं। बच्चों को फंसे 2 दिन गुजर चुके थे। 25 जून को नेवी सील के स्पेशल डाइवर्स थेम लॉन्ग केव पहुंच जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बावजूद बारिश थमने का नाम नहीं लेता। नेवी सील के स्पेशल डाइवर्स कहते हैं कि पानी गदला होने की वजह से हेवी लाइट्स होने के बावजूद थेम लॉन्ग केव के गहरे पानियों में रास्ते का तयन करना बहुत मुश्किल हो गया है।
लिहाजा रेस्क्यू मिशन को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है। 27 जून को BCRC के स्पेशल डाइवर्स अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ थाईलैंड पहुंच जाते हैं। इसी तरह 28 जून को US एयर फोर्स के रेस्क्यू स्क्वाड्रन के स्पेशल डाइवर्स भी थाईलैंड पहुंच जाते हैं। 30 जून को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के स्पेशल रिस्पांस ग्रुप के स्पेशल डाइवर्स थाईलैंड पहुंच जाते हैं। और 1 जुलाई को बीजिंग चाइना से भी स्पेशल डाइवर्स थाई मिशन रेस्क्यू में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड पहुंच जाते हैं। इसी दौरान मुकामी थाई पुलिस की जानिब से स्निफर डॉग्स और ड्रोन कैमरों की मदद से बच्चों की खोज लगाने की कोशिश की जाती है, मगर बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। बदकिस्मती से इस दौरान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो पानी की गहराइयों को स्कैन कर पाए और बच्चों का कुछ सुराग लगा सके। मुसलसल बारिश रेस्क्यू मिशन में मुश्किलात बढ़ा रही थी। यूं खराब मौसम की वजह से एक बार फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है। इसी दौरान BCRC के स्पेशल डाइवर्स जॉन और स्टैंटन की सरबराही में एक स्पेशल टीम बना दी जाती है और उन्हें टास्क दिया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू मिशन को प्लान करें। 2 दिन बाद 2 जुलाई को मौसम में थोड़ी बेहतरी आने के बाद मुअत्तल रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम किया जाता है। 2 जुलाई को BCRC के स्पेशल डाइवर स्टैंटन अपनी मुख्तसर सी टीम के साथ थेम लॉन्ग केव के गहरे पानियों में उतरते हैं और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी जानिब मुकामी रजाकार वाटर पंप्स के जरिए थेम लॉन्ग केव में भरे हुए पानी को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि पानी की सतह में थोड़ी सी कमी आ पाए और बच्चों की खोज लगाने में आसानी हो। मुसलसल डाइविंग और 2.5 माइल स्विमिंग के बाद गार के पानियों में स्टैंटन को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। स्टैंटन को जब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो स्विमिंग करके पानी की सतह पर आते हैं और अपने सर पर माउंट GoPro कैमरा की रिकॉर्डिंग को ऑन करने लगते हैं। तकरीबन दिन 2 बजे स्टैंटन ने देखा कि केव के अंदर 400 मीटर ऊंचे एक रॉक शेल्फ के ऊपर वाइल्ड रोवर्स के खिलाड़ी अपने असिस्टेंट कोच के साथ डरे सहमे मौजूद थे। 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah, yeah. बच्चों पर नजर पड़ते ही स्टैंटन आवाज लगाते हैं और बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। ये तमाम खूबसूरत लम्हे उसके सर में लगे GoPro के अंदर रिकॉर्ड हो रहे थे। इस खुशखबरी को हुक्काम तक कन्वे किया जाता है और इस पहली वीडियो को नेवी सील्स अपने ऑफिशियल पेज पर अपलोड करती है। यह वीडियो भी दुनिया भर में जंगल में आग की तरह फैल जाती है और एक उम्मीद की किरण जागने लगती है। थाईलैंड के सूबाई गवर्नर ऐलान करते हैं कि बच्चों का खोज लगा लिया गया है। तमाम बच्चे बहिफाजत हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अमेरिकन, चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश डाइविंग टीम्स केव में फंसे बच्चों को डाइविंग बोटल्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। केव में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी का सामना था, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत भी हो सकती थी। बिलाखिर 3 जुलाई को थाई नेवी सील्स 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक टीम को गार के अंदर बच्चों के पास भेजती है, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। ज़रूरी फर्स्ट एड किट के साथ ये टीम पहली दफ़ा बच्चों के पास जाती है। बच्चों को फर्स्ट एड दी जाती है और उस टीम को ये हिदायत दी जाती हैं कि वो बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करें। थाई हुक्काम ऐलान करते हैं कि स्पेशल टीम बच्चों के पास पहुंच चुकी है। बच्चों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है, मगर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने की वजह से फिल वक्त बच्चों को केव से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। स्पेशल टीम की जानिब से बच्चों को हाई एनर्जी फूड और विटामिन सप्लीमेंट्स दी जाती हैं ताकि बच्चों की सेहत के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ पाए। थेम लॉन्ग केव के बाहर BCRC और थाई नेवी सील्स की टीम बच्चों को बाहर निकालने के तरीक़ों पर गौर करना शुरू करती है। इब्तिदाई तौर पर 3 तरीक़ों पर गौर किया जाता है। नंबर 1, ये तजवीज़ किया जाता है कि गार को ऊपर से ड्रिल करके सुराख बना दिया जाएगा और उसी सुराख से बच्चों को लिफ्ट करके बाहर निकाला जाएगा। मगर खदशा ये सामने आता है कि एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं और मौजूद हैं, ड्रिल करना शायद नामुमकिन हो, लिहाजा इस मंसूबे को फेल करार दिया जाता है। नंबर 2, एक्सपर्ट डाइवर्स के ज़रिए बच्चों को मुख्तसर वक्त में स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें केव के पानियों में उतार दिया जाएगा और केव से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। मगर दूसरी जानिब सख्त मौसमी हालात की वजह से बच्चे इस पोजीशन में नहीं थे कि वो घंटों थेम लॉन्ग केव के गहरे पानियों में स्विमिंग कर पाएं, लिहाजा इस मंसूबे को भी फेल करार दिया जाता है।
نمبر 3، یہ تجویز بھی سامنے آتی ہے کہ بچوں کو مانسون کے اختتام تک کیف کے اندر رہنے دیا جائے، انہیں کچھ ضروری کھانے کی چیزیں مہیا کی جائیں، انہیں گرم کپڑے مہیا کیے جائیں، ان کے ساتھ ایک ٹیم ہو جو انہیں انٹرٹین کر پائے، اور مانسون کے اختتام پر کیف کے انٹرنس میں پانی کی سطح میں کمی آنے کے بعد بچوں کو ریسکیو کیا جائے گا۔ مگر ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ ابھی تو مانسون کا آغاز تھا اور یہ سلسلہ اکتوبر کے آخر تک جاری رہے گا۔ یہ ایک طویل عرصہ تھا اور اس دوران کیف میں پھنسے بچے آکسیجن کی شارٹیج کی وجہ سے موت کی آغوش میں بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا اس منصوبے کو بھی قابل عمل قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر پریشانی کی لہر دوڑتی ہے۔ دنیا بھر سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح ان تمام بچوں کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اسی دوران تھائی نیوی سیل کا ٹیم ممبر سمن کونان ٹی جنکشن سے واپسی پر ڈائیونگ کے دوران سوئمنگ کرتے ہوئے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ اس ریسکیو آپریشن کے دوران پہلی کیجویلٹی تھی۔ آخرکار 8 جولائی کو 18 ڈائیورز پر مشتمل ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے جس میں 13 انٹرنیشنل ڈائیورز شامل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک آسٹریلین اینستھیزیا ایکسپرٹ ڈاکٹر ریچرڈ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹیم غور کرتی ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کو انجیکشن کے ذریعے اینستھیزیا انجیکٹ کیا جائے گا، بچوں کو بے ہوش کیا جائے گا، انہیں اسپیشل ماسک پہنایا جائے گا، ویٹ سوٹ دیا جائے گا، اسپیشل آکسیجن مہیا کی جائے گی، اور بچوں کو اسپیشل ڈائیورز کے ساتھ کیو سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کا اصولی فیصلہ ہوتا ہے۔ کیو کے باہر سے تمام لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، سوائے میڈیکل ٹیمز اور ایمبولینسز کو کسی کو کیو کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یوں پہلے دن اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسپیشل ڈائیورز کی یہ ٹیم پانی میں اترتی ہے اور 5 گھنٹے کی مسلسل ڈائیونگ اور سوئمنگ کے بعد بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے کمزور 4 بچوں کو ریسکیو کیا جائے گا۔ ان 4 بچوں کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اسپیشل فیس ماسک پہنایا جاتا ہے، اسپیشل ویٹ سوٹ پہنایا جاتا ہے، اسپیشل آکسیجن سپلیمنٹ مہیا کی جاتی ہے، اور ایکسپرٹ ڈائیورز کے ساتھ کامیابی کے ساتھ پہلے 4 بچوں کو 8 جولائی 2018 کو کیو سے باہر ریسکیو کیا جاتا ہے، اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور یہ دن پوری دنیا کے لیے ایک تہوار کا دن تھا۔ اسی طرح 9 جولائی کو سیم پیٹرن پر مزید 4 بچوں کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اسپیشل فیس ماسک پہنائے جاتے ہیں، آکسیجن سپلیمنٹ دی جاتی ہے، اور اسپیشل ڈائیورز کے ساتھ کیو سے باہر بحفاظت ریسکیو لفٹ کیا جاتا ہے۔ بالآخر 10 جولائی کو اسسٹنٹ کوچ سمیت آخری 4 ٹیم ممبرز کو بھی سیم پیٹرن پر بحفاظت ریسکیو کرنے میں نیوی سیلز اور اسپیشل ڈائیورز کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے تھائی نیوی سیلز اور اسپیشل ڈائیورز کو مبارکبادیاں دی جانے لگتی ہیں۔ اسی سال 15 جولائی کو رشیا کے اندر فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ہونے جا رہا تھا۔ فیفا کی جانب سے تمام ٹیم ممبرز کو ورلڈ کپ میں انویٹیشن دی جاتی ہے، مگر بچے صحت کی خرابی کی وجہ سے اس فائنل میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ یوں یہ خطرناک اور مشکل ترین کیو ریسکیو آپریشن تمام ٹیم ممبرز کی بحفاظت واپسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ پوری دنیا اس ریسکیو مشن میں حصہ لینے والے تمام اسپیشل ڈائیورز، نیوی سیل کی ٹیم اور تمام والنٹیئرز کو سیلیوٹ پیش کرتی ہے۔